Okay, so let's start. Hello everyone. I hope you all are doing very well. Assalamu alaikum. What we are doing? आज क्या करना था हम लोगों को राइबोसोम्स वाला पोर्शन करना था, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, पोर्शन दिया हुआ है राइबोसोम्स का, ठीक है। क्या क्या रहा है पोर्शन में? राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स, राइबोसोम्स एंड देयर इंक्लूजन्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे कि एक्चुअली में है क्या। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो और जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रेजेंट दोनों में होंगे आपके राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में भी होंगे एंड यूकैरियोट्स में भी होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पर जो यूनिट का स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखिएगा जैसे कि एनसीईआरटी का एक बार मैं पैरा दिखा दे रही हूँ कि हम लोग कौन सा पैरा आज कवर करने वाले हैं। तो ये पैरा है हमारा राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन, ये वाला पैरा हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 30 अभी क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। अब देखिए बेसिक डिफरेंस होता क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। राइबोसोम्स एक्चुअली में क्या होते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स का, इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, दिखने में वो किस तरह का है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर तो इसका इस टाइप का होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 सब यूनिट के बने होते हैं। अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें भी क्या होंगे, एक लार्जर सब यूनिट होगी एंड एक स्मॉलर सब यूनिट होगी। ये लार्जर हो गई हमारी, दोनों में ही प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगी लार्जर एंड यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगी, और एक हमारी जो होगी ये स्मॉलर होगी इन कंपैरिजन टू अदर। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो बिग वाली प्रोकैरियोट्स में सब यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं 50s, और जो स्मॉलर वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं 30s। क्योंकि अभी हम लोग प्रोकैरियोट्स वाली पढ़ रहे हैं इसलिए मेन फोकस हमारा प्रोकैरियोट्स वाली पर होगा। एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये 2 सब यूनिट हैं, ये आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होती हैं। जब ये सब यूनिट आपस में बाइंड होती हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है अदर यूनिट के साथ कोलैप्स कर जाता है। तो ये मिल करके जो सब यूनिट बनाती हैं वो 80s, इसका एडिशन अगर हम लोग करें तो ये 80s सब यूनिट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कुछ जो सब यूनिट होती हैं उसी के नीचे हाइड हो जाती हैं तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बनाता है इसे हम लोग कहते हैं 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर जो यूकैरियोट्स होंगे इसमें जो लार्जर सब यूनिट होगी ये हमारी होती है 60s की, और जो स्मॉलर वाली होती है वो होती है 40s की। अगर इसका हम लोग सबमिशन करें तो ये आपकी होनी चाहिए 100s, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 100s ना हो करके ये एक लार्ज सब यूनिट बनाती है जो कि 80s टाइप की होती है, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हैं वो हम बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों ने पढ़ा कि साइज़ क्या है और शेप क्या है उनका, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो राइबोसोम्स हैं इनका एक्चुअली में फंक्शन क्या है, ठीक है। एक बहुत बेसिक से बिल्कुल मैं स्टार्ट करूँगी। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल जिसे बायो आती ही नहीं हो, फर्स्ट ईयर क्लास में लिया हो, तो उसका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहला कि जब न्यू बॉर्न बेबी बन रहा हो, यहाँ पर 2n सेल्स मिली एंड फर्टिलाइजेशन हुआ एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है यहाँ पर ये सेल डिवीज़न हो सकता है कि कोई सेल जो है वो बॉडी के अंदर डैमेज हो गई है तो वहाँ पर सेल डिवीज़न हो करके ये न्यू सेल का फॉर्मेशन करा। कैसे, एक सेल थी, इससे एक तो ये न्यू सेल बना है, दूसरी क्या करे, ये रिन्यू कर ले अपने आप को, अपने ही जैसे दूसरी सिमिलर सेल बना ले, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं।
इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर सेल डिवीज़न जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक साइकिल होता है जिसमें क्या होगा, आपका G1 फेज़ होगा, देन G2 फेज़ होगा, S फेज़ होगा एंड साइटोकाइनेसिस वाला जो फेज़ होता है आपका वो वाला फेज़ होगा, G1 G2 S और M फेज़। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस वाला फेज़ होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये प्रोसेस हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं कि राइबोसोम्स कहाँ पर फंक्शन करते हैं। तो जब G0 से सेल जाती है G1 फेज़ में, तो यहाँ पर तो सिर्फ सेल की ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली में होता क्या है, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है तो ये G0 फेज़ में रुकी होती है, लेकिन जैसे ही डिवीज़न स्टार्ट होता है यहाँ पर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। इन फैक्टर के एक्टिवेट होने की वजह से जो सेल G0 में थी ये चली जाती है आपके G1 फेज़ में। G1 फेज़ में क्या होता है, बेसिकली ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, G1 S यहाँ पर आएगी आपकी, देन G2 यहाँ पर आएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जो S फेज़ होती है ये एक्चुअली में रेप्लिकेशन फेज़ होती है। रेप्लिकेशन का अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, ये चीज़ हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। दो तीन चीज़ें हम लोग एक साथ लेकर के चल रहे हैं। पहला तो हम लोग ये डेवलपमेंट वाला लेकर चल रहे हैं, देन सेल बायोलॉजी लेकर चल रहे हैं, देन सेल डिवीज़न लेकर चल रहे हैं, और एक्चुअली में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं राइबोसोम। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो को रिलेट कर पाए। बायोलॉजी जो है एग्जैक्टली को रिलेशन पर ही डिपेंड करती है। अगर आप उसका को रिलेशन ही नहीं बिठा पा रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। अब देखिए इस फेज़ में एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, हम लोग जो साइकिल है उसकी एस फेज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं। सेल है, सेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए, ये सेल है, देन इट इज़ क्रोमोसोम, देन डीएनए, और डीएनए के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं वो सेगमेंट जिनसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग कहते हैं जीन। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ओल्ड डीएनए है, न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर डीएनए से बन रहा है हमारा आरएनए, एनी टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए हम लोग एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, यहाँ पर हम लोग एम को हाइड कर देते हैं। डीएनए से आरएनए का अगर सिंथेसिस हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टोरियल लैंग्वेज। ठीक है, देन आरएनए से जब हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांसलेशन कहलाएगी। अब जो राइबोसोम है उनका जो रोल होता है वो यहीं पर होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ही राइबोसोम्स का मेन रोल होता है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पर वापस। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेप्लिकेशन की जो एस फेज होती है यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम्स का पार्टीशन होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से राइबोसोम्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये एक डीएनए स्ट्रैंड सपोज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये डीएनए से ये कोई डीएनए था, इससे बना होगा कोई एमआरएनए, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, ये एक एमआरएनए हो गया। देन इस एमआरएनए से इस तरह की कोई ग्लोब्यूलर प्रोटीन की सिंथेसिस हुई होगी, ये हम लोग यहाँ पर प्रोटीन ले लेते हैं। अब ये वाला जो फेज़ है इसको हम लोग जूम आउट करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से ये फेज़ होती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें पॉइंट ध्यान रखिएगा जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं ये कॉमनली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो ये आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, और ये साइटोप्लाज्म जो होगा इसके फ्री इन साइटोप्लाज्म आपके प्रेजेंट होंगे, ये डीएनए होगा, और डीएनए से ही यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका आरएनए होगा, और यहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन कोई सिंथेसाइज हो रही होगी।
तो यहाँ पर जो mRNA आपका पाया जा रहा है उसमें से जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अब जो राइबोसोम है ये आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर होता क्या है कि mRNA जो है यहाँ पर आकर के दोनों जो राइबोसोम्स की सब यूनिट होती हैं आकर के बाइंड हो जाती हैं। एक सब यूनिट यहाँ पर बाइंड होगी एंड दूसरी सब यूनिट यहाँ पर बाइंड होगी। आप देखते हैं इसको ब्रीफ में, ये राइबोसोम्स का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 3 साइट होती हैं, एक होगी ए साइट, देन होगी आपकी पी साइट और तीसरी होती है ए साइट। अब यहाँ पर होता क्या है, जो टीआरएनए आपका प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा आपका टीआरएनए का। ये एक्चुअली में करते क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए यहाँ पर CCA का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअली में क्या करेंगे, जो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आप समझने के पर्पज़ से कह सकते हैं। स्मॉल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो यहाँ पर बाइंड होते हैं। देन ये वाला टीआरएनए आपका यहाँ पर आकर के बाइंड होगा। ये आपका mRNA प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग mRNA आपका प्रेजेंट है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये कोडिंग हो रही है। जो आपका सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा डीएनए में, कौन कौन से 4 होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन में ATGC। क्योंकि यहाँ पर mRNA है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ATGC की जगह पर, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाइनो एसिड लगता है। जो टीआरएनए है, अगर ए होगा तो ए के साइड यहाँ पर, क्योंकि 3 के कोडॉन्स होते हैं, सपोज यहाँ पर एक कोडॉन है UUA या फिर AUG, तो इनके अकॉर्डिंग जो इनको सूटेबल होगा टीआरएनए क्या करेगा, उसी अमाइनो एसिड को लाएगा और यहाँ पर लगा देगा। इससे होता क्या है, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इस तरह एक दूसरे के साथ बाइंड होते जाते हैं और बाइंड होने के साथ साथ क्या करेंगे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स ही हैं जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड हैं और ये क्या करेंगे, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं। अब क्योंकि ये बाइंड हो रहे हैं तो पॉली अमाइनो एसिड की एक चेन बना लेते हैं। इसी पॉली अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग, जब इसकी फोल्डिंग हो जाती है, जब ये क्या होंगे, इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे, तो इससे ही हम लोग प्रोटीन क्या देते हैं। ये प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप की होती है। ये ग्लोबुलर भी हो सकती है और अल्फ़ा हेलिकल भी हो सकती है, बीटा शीट में भी हो सकती है। ये जब हम लोग मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ जो राइबोसोम्स है वो मेन फैक्टर है। राइबोसोम्स का आपको फंक्शन समझ में आया, ये क्या करेंगे, mRNA के साथ बाइंड होंगे और टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए को एक ऐसी साइट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर ये अमाइनो एसिड को ला करके कोडॉन के अकॉर्डिंग एसोसिएट कर सकें, ठीक है। ये आपका हो गया राइबोसोम्स का फंक्शन। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में, अब ये हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में देखा था, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में 2-3 चीज़ें होती हैं। क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन इससे ही क्या हो रही होगी, mRNA की सिंथेसिस भी हो रही होगी, ट्रांस रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। यहाँ से रेप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ से रेप्लिकेशन होते हुए आ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और जो है रेप्लिकेशन की, ये कंबाइंड प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स के केस में, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, जब हम लोग यूकैरियोट्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम लोग ब्रीफ में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम लोग राइबोसोम्स की बात कर रहे थे तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये डिफरेंट प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होंगे, एंड जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, इन सारी चीज़ों में अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल्स, अब पैराग्राफ पर हम लोग आ जाते हैं। पैराग्राफ में देखिए क्या क्या रहा है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ इन प्रोकैरियोट्स। इंक्लूजन बॉडीज़ हम लोग किसे कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। फिर कह रहा है
दे आर अबाउट 15 nm बाई 20 nm इन साइज। 15 nm से लेकर 20 nm के साइज में हो सकते हैं। राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट कितनी होती है, यहाँ पर इसने साइज दे दिया हुआ है कितने, 15 से 20 nm का। ठीक है, देन नेक्स्ट कह रहा है आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होगी 50s, एक होगी 30s इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में ये क्या हो जाएगी 60s एंड 40s, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म, जब ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं 70s की प्रोकैरियोटिक राइबोसोम सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स कौन सी साइट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था राइबोसोम्स पे ही आकर के क्या हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, या फिर हम लोग बोल दें प्रोटीन सिंथेसिस से बोल दें, या फिर जो बायो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बायोलॉजिस्ट हैं तो हम लोग इसको एक टर्म दे देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर कह रहा है सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल राइबोसोम। सेवरल राइबोसोम्स, कई राइबोसोम्स आकर के अटैच हो सकते हैं सिंगल एमआरएनए से। जैसे कि ये हमारा एमआरएनए प्रेजेंट है, ये आगे चल करके इसमें एक से ज़्यादा और राइबोसोम्स भी क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। देन कह रहा है आर एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम, और इस तरह की एक चेन बना सकते हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स कह सकते हैं। देन कह रहा है द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। राइबोसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स क्या करते हैं, एमआरएनए को ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें, प्रोटीन्स में। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एमआरएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, राइबोसोम्स की हेल्प से, टीआरएनए की हेल्प से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्रोटीन के सिंथेसिस कर लिया। देन कह रहा है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजर्व मटेरियल होता है उसको हम लोग इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। These are not bound by any membrane system। ये हम लोग जब प्रोकैरियोट्स की हम लोगों ने स्टडी करी थी तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, बार बार ये चीज़ आपको रिपीट करा रही है एनसीईआरटी। कह रहा है कि ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेनस सिस्टम से नहीं प्रेजेंट होते, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कौन कौन है। पहला तो कह रहा है फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स। सो जो सेल है उसके अंदर कुछ फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड बिल्कुल नहीं होते। देन कह रहा है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स भी कुछ प्रेजेंट होंगे। देन ग्लाइकोजन के कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देन गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। गैस वैक्यूल कहाँ पर पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि नीट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। नीट में पूछा गया था, आपका क्वेश्चन ये था कि जो गैस वैक्यूल है, गैस की जो वैक्यूल हैं ये प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होती हैं, गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, पहला क्या रहा था उसमें ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, पहले वाले में उसने कहा था कि ब्लू, नहीं यहाँ पर ऑप्शन दिए थे उसने साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिससे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकेंड उसने ऑप्शन दिया था जो कि ऑलरेडी आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या कह रहा है, पर्पल देन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट में कह रहा था, थर्ड ऑप्शन में कह रहा था आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड
फिर फोर्थ में कह रहा था ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पूछा गया था कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती है। आंसर थे आपके साइनोबैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बोथ एंड 1 and 2 एंड ऑल बैक्टीरिया। तो ऑल बैक्टीरियाज में तो नहीं प्रेजेंट होता, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसे ही हम लोग क्या लें ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप it is important for it. I will make easy for you to read the NCERT. So this is it for today's video. If you think that it is important and you will like, share and subscribe. आप क्वेश्चन जो टॉपिक है वो आप बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा रीड करना है, तो उसके बेसिस पे हम लोग आगे की वीडियोस बना सकते हैं। कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।